नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आप सभी का हमेशा की तरह भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान की ओर से हार्दिक स्वागत। हमारे दर्शकगण हमारी यूट्यूब वीडियो को बहुत ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं और इसी को अपनाते हैं। तो जो आज हम देखें कि 8 तारीख जुलाई महीने की प्रारंभ हो चुकी है, इस सप्ताह में हम क्या कर सकते हैं इसी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन विशेष रूप से 2 परिदृश्य यहाँ पे देखे जा रहे हैं। एक ऐसा परिदृश्य सोयाबीन की बोनी जहाँ पे होनी बाकी है, हालांकि ऐसा क्षेत्र बहुत कम है, और एक दूसरी स्थिति यह है कि जहाँ पे सोयाबीन की बोनी हो चुकी है। जहाँ पे सोयाबीन की बोनी अभी बाकी है तो हम ये मानते हैं, जैसे कि आपको पहले भी कई बार बताया जा चुका है, कि जुलाई महीने के पहले सप्ताह तक सोयाबीन की बोनी का सबसे उपयुक्त समय होता है उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो। उसके बाद में अगर बोनी करते हैं तो उत्पादन में प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी कमी आती जाती है। तो एक प्रकार से हम इसको विलंबित स्थिति कहते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे ही स्थिति पे बात करेंगे जहाँ पे विलंबित बोनी है। वहाँ पे आपको ये करना है कि जो कतारों की दूरी 30 सेंटीमीटर पे आपको अभी अपनानी है, और जो बीज दर है उसको बढ़ा के आपको उपयोग करना है, यानी कि 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक 30 सेंटीमीटर की दूरी पे आपको बोनी करनी है। जब बोनी करेंगे इस स्थिति में तो आपको ये कोशिश करें कि कम समय में पकने वाली सोयाबीन की किस्में लगाएं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो NRC 138 है, NRC 150 है, NRC 130, NRC 131, NRC 181, NRC 157, NRC 165, JS 2034, इनमें से कोई भी आप इसको प्राथमिकता देके इसका चयन कर सकते हैं। यदि विलंबित बोनी अपनी हो ही रही है तो खरपतवार नियंत्रण की दृष्टि से अगर आप बोनी से पहले अगर कल्टीवेटर आप चला लोगे, जो कि उगी हुई घास हो, तो कल्टीवेटर चला के उसको पहले से हम नियंत्रित कर पाएंगे, उसके बाद में हम बोनी कर दें। आपको हम हमेशा से कहते हैं कि विपरीत मौसम की स्थिति में जो सक्षम तकनीकी है, BBF पद्धति या रिच फरो पद्धति, उसका उपयोग करें तो बेहतर होगा। और जो इन पद्धतियों से नालियाँ जो बनती है, चाहे BBF हो या रिच फरो पद्धति हो, तो इन नालियों में हम अगर ये कर सकते हैं कि सुआ या गेंदे की फसल है उसका बीज यहाँ पे डाल दें, तो ये जब सोयाबीन के साथ ही साथ उगेंगे तो होता क्या है कि जो इल्लियाँ रहेगी पत्ती खाने वाली, वो सबसे अधिक नुकसान इन्हीं आकर्षक फसलों के ऊपर करेगी, जैसे कि सुआ और गेंदा। और इससे क्या हम सोयाबीन की फसल हम अपने नुकसान होने से, कीड़ों से नुकसान होने से बचा लेंगे। साथ ही हमको एक और फायदा ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि कौन सी इल्ली हमारी फसल पे आई है। और तीसरा फायदा इससे ये भी होगा कि जो अधिकतर इल्लियाँ इन्हीं फसलों पे रहेंगी, तो जो छिड़काव करने के लिए, नियंत्रण करने का है दवाई, और उसका जो खर्चा भी हमारा बच सकता है। जब हम बोनी करेंगे तो आपको ये सलाह है कि पूर्व तरह की जो बोनी के समय पे बीजोपचार अवश्य करें, और उसके लिए तरीका हम लोग बोलते हैं FIR, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम PSB कल्चर। और इसके लिए इस समय पे आपको स्क्रीन पे जो चार्ट दिखाई दे रहा है उसमें सबसे पहली दवा ऐसी है, इसमें फंजीसाइड तो मिला है ही, लेकिन कीटनाशक भी मिला हुआ है। तो ये जो दवाई है एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस थायोफेनाइट मिथाइल प्लस थायोमिथाक्सम, ये अगर करते हैं तो इसके बाद में सीधा आपको राइजोबियम और PSB कल्चर से ही उपचारित करना है। अगर ये आप अपना नहीं रहे हैं तो दूसरे प्रकार की जो दवाई है जिसमें केवल फफूंदनाशक है, तो ये भी आप सूची इसमें से चयन कर सकते हैं। लेकिन इनके साथ में कीटनाशक जैसे कि थायोमिथाक्सम और इमिडाक्लोप्रिड, इनमें से कोई एक लेके फफूंदनाशक के बाद में बीजोपचार आपको करना होगा, और उसके बाद में जीवाणु कल्चर यानी राइजोबियम PSB से करना होगा। साथियों, जब आप बोनी करेंगे तो जब सोयाबीन की फसल के लिए जितने भी अनुशंसित उर्वरकों की मात्रा है, जैसे कि आप इस समय पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये पूरा के पूरे जो उर्वरक केवल बोनी के समय पे ही डालना है। एक बार बोनी हो जाए उसके बाद में इसकी अनुशंसा नहीं है। तो जो इसका जो न्यूट्रिशनल डोज है 25, 60, 40, 20, और इसकी पूर्ति के कॉम्बिनेशन जो इनमें से कोई भी आप चयन करके अपनी फसल में बोनी के समय पे आप डाल सकते हैं। एक जरूर आप ध्यान में रखें, कभी भी बीज और उर्वरक इसको मिला के सीड ड्रिल में डाल के इसको बोनी नहीं करें। इससे बीज
सड़ने का खतरा होता है और हमारे पौध संख्या कम हो जाती है। तो सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल होगी तो उससे ये बेहतर है, अन्यथा इस खेत में पहले ब्रॉडकास्ट कर दे, छीट दे, उसके बाद में सीड ड्रिल से बोनी करें। हमारे कुछ किसान भाई जैविक सोयाबीन का उत्पादन लेते हैं, उनके लिए सलाह यह है कि जो बीजोपचार की जो हमने बात करी है, तो आपको ये करना है कि रसायनों का इसमें उपयोग नहीं करना है। इसके स्थान पे ट्राइकोडर्मा विरिडी, ये एक जो जैविक फफूंदनाशक हम इसको कहते हैं, 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसको बीजोपचार कर सकते हैं और उसके बाद में आप बोनी कर दें। किसान भाइयों, जब हम बोनी कर ही रहे तो एक तरीका ये भी है कि अंतर्वर्ती फसलों का भी प्रयोग आप कर सकते हैं और ऐसी अंतर्वर्ती फसलों का चयन करें जो सोयाबीन के साथ ही साथ परिपक्व हो जाए, ताकि हम दूसरी फसल को बोने में आसानी हो जाए। और इसके लिए जो उपयुक्त फसलें ज्वार है, बाजरी है, मक्की है, जो कि साथ ही साथ कट जाएगी, तो इनका जो अनुपात है सोयाबीन की 4 कतारों के साथ में 2 कतारें अंतर्वर्ती फसल की आप लगा सकते हैं। जहाँ पे दूसरी फसल नहीं लगानी, यानी कि असिंचित खेती है, वहाँ पे सोयाबीन के साथ में 4 कतारों के साथ में 2 कतारें अरहर की भी आप लगा सकते हैं। जब आप इस प्रकार से बोनी कर दोगे तो बोनी के तुरंत बाद उपयोगी जो खरपतवार नाशक है, जिसकी सूची इस समय पे आप देख रहे हैं, तो 72 घंटे के अंदर अंदर इन दवाइयों का प्रयोग आपको करना है। ध्यान रहे कि पानी की पर्याप्त मात्रा इसमें मिलानी है। यदि आप पीठ वाला जो स्प्रेयर यूज़ करते हैं तो 450 से 500 लीटर ज़मीन पे बोने के बाद में इसको छिड़काव करना है। यदि आप पावर स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं तो 120 लीटर प्रति हेक्टर। तो अभी तक आपने देखा कि जो जहाँ पे सोयाबीन की बोनी होना बाकी है उसके लिए हम क्या कर सकते, इसके बारे में हमने चर्चा करेंगे। अब बात करते कि जहाँ पे बोनी हमारी हो चुकी है, कई जगह पे स्थिति ये होगी कि 15 से 20 दिन की फसल होगी या कई जगह पे 25 दिन की भी फसल हुई है। तो वहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जहाँ पे आपने बोनी की है, यानी कि BBF या रिच फरो पद्धति को अपनाने के बजाय परंपरागत पद्धति से यदि आपने बोनी की है, तो हम ये कर सकते हैं कि अपनी सुविधा के अनुसार 6 कतारों के बाद में या 9 कतारों के बाद में देसी हल चला के ये एक नाली निकाल लें। तो ये क्या होगा कि अतिरिक्त जल निकास का भी इसमें काम बनेगा और उसके साथ साथ जल संचयन का भी काम होगा, जिससे कि सूखे की स्थिति में हमें फसल को लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे आपने बोनी कर चुके हैं और किसी भी प्रकार का अभी तक खरपतवार नाशक का प्रयोग आपने नहीं किया है, तो सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पे हम ये कर सकते हैं कि खुला मौसम अगर मिल जाता है तो डोरा या कुल्पा चला सकते हैं। अगर ये संभव नहीं है तो तीसरी बात हम ये कर सकते हैं कि जो खड़ी फसल में उपयोगी जो खरपतवार नाशक है, इस समय पे कई सारी जो सूची इसमें शामिल है, कई सारे खरपतवार नाशक है, इनमें से कोई भी आप अपनी परिस्थिति के अनुसार जो अपने खेत में खरपतवार का प्रकार देखा जाता है उसके हिसाब से चयन कर ले और इस समय पे आप फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। अब ये इसमें 3 प्रकार होते हैं। एक तो 10 से 12 दिन बाद में जो खड़ी फसल में होता है, दूसरा है 15 से 20 दिन बाद में उपयोगी खड़ी फसल में उपयोगी खरपतवार नाशक है, और कुछ कंपनियों ने तो पूर्व मिश्रित भी बनाए हैं, मतलब दोनों प्रकार की जो खरपतवार नाशक मिला के आप बोए। तो जो भी स्थिति है इसमें से आप चयन करके अपने खेत में आप छिड़काव कर लें। एक बात और ध्यान में रखें कि जब आप खरपतवार नाशक का छिड़काव अपनी फसल में, खड़ी फसल में आप करते हैं, तो इसके लिए जो स्प्रेयर का नोजल होता है वो बिल्कुल अलग होता है। आमतौर पे कीटनाशक छिड़कने के लिए जो हम नोजल उपयोग करते हैं, कट नोजल, उसको इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें फ्लड जेट नोजल या फ्लैट फैन नोजल है, उसका इस्तेमाल करना है। अगली बात यह है कि आपने अगर जो BBF या रिच फरो पद्धति से आपने बोनी करी थी और उसकी जो नालियाँ बनी हैं, सूखे की स्थिति अगर देखी जाए तो उसमें आप नालियों के माध्यम से भी आप सिंचाई उपलब्ध कर सकते हैं अगर सूखे की स्थिति हो तो, या अगर आपके पास स्प्रिंकलर पद्धति है तो बहुत बढ़िया, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन्हीं नालियों का उपयोग आप इसलिए भी कर सकते हैं कि जो नालियों में आकर्षण जो फसलें हैं, चाहे वो सुआ हो या गेंदा हो, इसको भी आप लगा सकते हैं। उससे भी वही फ़ायदा मिलेगा, हमको इंडिकेशन मिल जाएगा कि हमारी फसल में, सोयाबीन की फसल में जो इल्लिया है, पत्ती खाने वाली इल्लिया है, उसका प्रकोप तो हुआ है या नहीं है, कौन सी स्टेज पे है, कौन सी इल्लिया है, और उसके नियंत्रण करने के लिए हम क्या उपाय अपना सकते हैं। साथियों, जब 15 से 20 दिन की फसल यदि आपकी हो गई है या
फूल आने से पहले की अगर स्थिति है तो इस समय पे आपको एक महत्वपूर्ण काम ये करना है कि अपनी फसल में क्लोरएंट्रानिलिप्रोल जो दवा है उसका छिड़काव आप कर सकते हो और इसकी मात्रा है 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टर। इससे फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। इससे फ़ायदा ये होगा कि यदि इस समय पे इसका छिड़काव करते हैं तो छिड़काव की तिथि से अगले 1 महीने तक आपकी फसल में जो पत्ती खाने वाली इल्लियाँ है उससे हम अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। कई किसान भाई इस दवाई को बाद में करते हैं, उसके बजाय इस समय वे करते हैं तो हमारा खर्चा बच सकता है, तो ये इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। उसके साथ साथ ये फसल की ऐसी भी स्थिति है कि इस समय पे तना मक्खी का प्रकोप होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी फसल 15 से 20 दिन या 25 दिन की है और यही इसका समय है अटैक करने का। तो इसको नियंत्रित करने के लिए आपको ये सलाह है कि एक दवा आती है थायोमिथाक्सम और लैम्बडा साइहेलोथ्रिन, ये पूर्व मिश्रित दवा है। तो इसका आप 125 मिलीलीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से मात्रा लें और पर्याप्त पानी के मात्रा के साथ में आप अपनी फसल पे छिड़काव कर दें, ताकि इससे जो सुरंग बनाती है, जो तने को खोखला कर देती है, उससे हम फसल को बचा सकते हैं। तो ये ज़रूर आपको करना है। साथियों, कई किसान भाई हमने पिछले अनुभव से ये देखा है कि कई प्रकार की दवाइयों का मिश्रण करके एक ही समय पे उसका छिड़काव कर देते, चाहे वो खरपतवारनाशक हो या कीटनाशक हो, या कई बार कुछ किसान भाई 2-2 खरपतवारनाशक 2-2 कीटनाशक भी मिला के डालते हैं। तो इसमें यह देखना होता है कि ये दोनों प्रकार की या सभी प्रकार की दवाइयों की एक साथ संगतता है या नहीं है, जिसको कि हम कंपैटिबिलिटी कहते हैं। और इसके बारे में हमारे भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान में जो भी परीक्षण किए गए उससे हमको ये जानकारी मिलती है, निष्कर्ष ये आया है कि 3 कीटनाशक है और 2 खरपतवारनाशक है, इनका आपस में संयोजन अगर कर दे तो इसका ऊपर फसल के ऊपर विपरीत परिणाम भी नहीं होता और फसल पे नियंत्रण भी, चाहे कीड़ों का हो और खरपतवारों का हो, अच्छा हो जाता है। तो कौन से ये कीटनाशक हैं? 3 जो मैंने आपको बताया, एक तो है क्लोरएंट्रानिलिप्रोल, दूसरा क्विनाल्फास और तीसरा इंडोक्साकार्ब। इसमें से कोई भी आप ले सकते हैं और इसका संयोजन किसके साथ में कर सकते हैं? 2 खरपतवारनाशक के साथ में, पहला है इमेजातेपायर, उसके साथ में भी कर सकते हैं, या फिर जो दूसरा है क्विजालोफॉप इथाइल। तो ये जो 5 दवाइयाँ मैंने बताई, इनमें से कोई एक दूसरे के साथ में आप संयोजन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप करते हैं तो उसके बाद में उसके संयोजन से हो सकता है कि आपकी फसल कई बार इसका नुकसान हो जाता है, मरना शुरू हो जाता है और उस समय पे हमें बहुत मुश्किल होती है और वो पूर्ववत करने में काफ़ी कठिनाई आती है। अब बात यह है कि इसीलिए हम ये कहते हैं कि जिसके बारे में हमको कोई पूर्व अनुभव नहीं है, जानकारी नहीं है और तर्क संगत या संयोजन भी नहीं है, तो ऐसे संयोजन का कदापि उपयोग नहीं करें और अपनी फसल को कीट या खरपतवारों से और जितने भी जैविक कारक है उससे सुरक्षित रखें। तो साथियों, ये थी अभी तक की साप्ताहिक सलाह। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार।